हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर है 8 बायोमैकेनिक्स और खेल। ठीक है, इसको हम इस चैप्टर में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। आप इसके नोट्स वेबसाइट पे विजिट करके भी पढ़ सकते हैं। clubvyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है। इस तरीके से आपके सामने होम पेज आएगा। आपको क्लास 12th में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद टेबल आएगी, यहाँ पे आप चैप्टर वाइज नोट्स को पढ़ सकते हो। MCQ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जीव यांत्रिकी, यानी कि जिसको हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जीव यांत्रिकी क्या होती है इसको समझते हैं। तो देखिए, व्यक्ति के शरीर का अध्ययन एक मशीन के रूप में करता है जीव यांत्रिकी। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर की जो गति होती है उसको प्रभावित करने वाले जो आंतरिक या बाहरी शक्तियाँ हैं उसका बहुत डीप यानी बहुत गहन अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हो गई सीधा सीधा इसका अर्थ। लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है। जीव यांत्रिकी जो होती है ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवित प्राणी यानी कि जो मनुष्य होता है उसके शरीर में जो होने वाली यांत्रिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मेनली शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी गति, बल, ऊर्जा, ठीक है, और उसके जो परस्पर प्रभाव होते हैं उसको समझा जाता है बायोमैकेनिक्स यानी जीव यांत्रिकी के द्वारा। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब ये जो जीव यांत्रिकी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में यानी कि खेल में, इसीलिए तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या उपयोगिता है यानी इसका क्या महत्व है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम जीव यांत्रिकी को अच्छे से समझ लें तो खेल प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। कैसे होगा वो आपको आगे पता लग जाएगा इस चैप्टर में। चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं या जो नई तकनीक होती है उसका विकास करने में भी ये सहायक होता है। मान लीजिए चोट लग जाती है कई बार खेल में, ठीक है, खेल में चोट बहुत लगती है तो उसकी रोकथाम के उपाय करने के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। या रोबोटिक्स हो गया, या मान लो शरीर के जो कृत्रिम अंग होते हैं उसको बनाने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी इसकी उपयोगिता होती है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। तो शारीरिक शिक्षा यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें खेलकूद में जीव यांत्रिकी का क्या महत्व है। तो खेलकूद में इसका क्या महत्व है ये हमको समझना है और यही पेपर में आता है। तो देखिए, यदि जीव यांत्रिकी को अच्छे से समझ लें, ठीक है, जीव यांत्रिकी को प्रशिक्षण में सुधार लाने में सहायक होती है। यानी बायो मैकेनिक्स जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये जो ट्रेनिंग होती है उसमें सुधार लाने में सहायक होती है और उपकरणों में सुधार लाने में सहायक होती है। यानी कि जब खिलाड़ियों के लिए जो खेल उपकरण बनाए जाते हैं उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है उसमें ये सहायक होती है। फिर जीव यांत्रिकी जो है वो तकनीक में सुधार लाने में यानी तकनीक का विकास करने में सहायक है। खेल के दौरान अक्सर चोट लग जाती है, चोट के कारण सभी को पता होते हैं, तो उससे भी बचाव में या सुधार लाने में सहायक होती है। मानव के शरीर को समझने में भी सहायक है और खेल में प्रदर्शन को सुधारने में भी ये काफ़ी सहायक होती है। ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी बायोमैकेनिक्स को अच्छे से समझता है तो वो अपना परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकता है। ये कैसे होगा ये आपको सारी चीज़ें आगे पता लगेंगी। तो बेसिक चीज़ें क्या है, आपको जीव यांत्रिकी क्या होता है ये पता होना चाहिए, फिर इसका महत्व क्या है ये पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप याद कर लो, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसमें एक है न्यूटन के गति के नियम। अब ये जो न्यूटन के गति का नियम है ना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, हो सकता है वो आपका जो पहला नियम है यानी जड़ता का नियम यहाँ से पूछ लें, या त्वरण का नियम पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रतिक्रिया यानी तीसरा नियम जो है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो न्यूटन के गति के कितने नियम है, 3 नियम है। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है जिसको जड़ता का नियम कहा जाता है, इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो जड़ता के नियम को समझते हैं सबसे पहले। देखिए, जड़ता का नियम जो है ये इसका गति का, न्यूटन की गति का पहला नियम है। ये नियम हमको ये बताता है कि जो कोई वस्तु होती है ना वो अपनी वर्तमान गति की स्थिति को तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, यानी बाहरी बल आकर ना लगे। एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल 1 आपके सामने कि कोई फुटबॉल है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये फुटबॉल है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक खिलाड़ी है। ठीक है, ये फुटबॉल जिस अवस्था में मैदान में पड़ी है ये वैसे ही पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी भाई, जब तक कोई बाहरी बल इस पे ना लगे। यानी जब ये व्यक्ति आएगा, इस पे किक मारेगा, तो जैसे इस पे किक लगेगी तो ये बॉल यहाँ से चलेगी आगे की तरफ। ठीक है, और ये चलती रहेगी, धीरे 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 इसकी स्पीड कम होगी और एक जगह जाके ये रुक जाएगी। तो ये क्या है, ये पहला नियम है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, उसको देखिए। एक रोलिंग फुटबॉल यानी एक गति में कोई फुटबॉल जब चल रही है, मान लो इस पर किसी ने किक मारी, ये चल रही है, धीरे धीरे यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, इस तरीके से। तो थोड़ी दूरी तय करके
वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। यानी कि जिस स्पीड पे उस पर किक लगी है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी उसकी स्पीड जो है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, यानी उसकी गति में जो होता है परिवर्तन होने लग जाता है। क्योंकि फुटबॉल और ज़मीन के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, बाह्य बल, जो कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल तो इस पर लगता है ना, इसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप समझ पाओगे। तो अब इसका खेल में क्या यूज़ होता है आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसी का एक दूसरा नियम है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि त्वरण का नियम जो है ये बताइए। तो त्वरण का नियम जो है ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम माना जाता है। ठीक है, ये नियम हमको बताता है कि किसी वस्तु का त्वरण, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है उस पर लगने वाला जो फोर्स है यानी बल है वो उसके वजन पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि उसका जैसा वजन है किसी वस्तु का उसी प्रकार का उसमें बल लगेगा। आगे देखते हैं कैसे। इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। देखो, हो सकता है पेपर में त्वरण का नियम ना लिखकर संवेग का नियम आ जाए, तो आपको याद रखना है ये एक ही चीज़ है। इसको त्वरण का नियम और संवेग का नियम दोनों नाम से जानते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु में जो त्वरण होता है उसकी जो दर है वो वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु सामान्य बल से फेंकी जाएगी, एक नॉर्मल बल से फेंकी जाएगी, ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर उसको दुगनी स्पीड से फेंकेंगे, ठीक है, यानी कि उसको ज़्यादा तेज़ी से फेंक रहे हैं, तो उसका जो आगे जाने का जो जिस प्रकार से वो आगे जा रही है तो उसकी स्पीड भी 2 गुना हो जाएगी। अगर दुगनी स्पीड से भेजा है तो स्पीड भी 2 गुना हो जाएगी। ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और जैसे एक भाला फेंक रहे हैं, तो भाला फेंकने वाले को 600 ग्राम का भाला अगर फेंकने को दिया जाएगा तो 800 ग्राम के भाले फेंकने के लिए उसको ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है, उसको 600 ग्राम का भाला दिया और दूसरी तरफ उसको 800 ग्राम का भाला दिया, तो 600 ग्राम का भाला हल्का है तो उसको उसे फेंकने में ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन 800 ग्राम का भाला अगर भारी है तो उसे फेंकने में उसे दिक्कत होगी। तो वही बताया गया, द्रव्यमान, यानी उसका जो वजन होता है ना, उसके वजन के अकॉर्डिंग उसमें बल जो है ज़्यादा लगता है। अब तीसरा जो है वो है प्रतिक्रिया का नियम। इसका ये जो न्यूटन की गति का ये तीसरा जो नियम है, इसको तीसरे नियम के नाम से हम जानते हैं, और ये हमको बताता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप हमेशा एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। यानी जब हम कोई क्रिया करते हैं, किसी चीज़ को फेंकते हैं, किसी चीज़ पर बल लगाते हैं, तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी होती है। ठीक है, ये बताया गया है। तो क्रिया प्रतिक्रिया क्या है इसको समझते हैं। इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है इसको देखो। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, तो गोली चलाना एक क्रिया है, गोली आगे की तरफ चलेगी ये क्रिया है, जबकि उसकी प्रतिक्रिया हमको क्या देखने को मिलता है कि बंदूक जो है वो पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, ये उसकी प्रतिक्रिया हो गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट है, आपने देखा होगा जब रॉकेट जलता है तो उसके पीछे आग निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है, तो वो गैस जो होती है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाती है, यानी जब वो ज़मीन की तरफ गैस जाएगी तब रॉकेट आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो जब रॉकेट का इंजन गैस को नीचे की ओर बलपूर्वक छोड़ता है तो वो तो क्रिया है, लेकिन उसके प्रतिक्रिया के रूप में क्या होता है, रॉकेट जो है आगे की तरफ उड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जैसे ही गैस निकली तो गैस नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन रॉकेट जो है ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है। तो क्या है, ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये एग्जाम्पल। ठीक है, गन से जब किसी बंदूक से जब गोली चलती है तो आपने देखा कि ये तो क्रिया है, वो गोली आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन बंदूक पीछे की तरफ झटका सा देती है, वो उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ऐसा ही तैरते वक्त होता है। जहाँ मान लीजिए जब कोई तैराक पानी में तैरता है तो आपने देखा होगा क्या करता है, वो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, ये तो क्रिया है, लेकिन पानी को जब वो पीछे की तरफ धकेलता है तो उसका शरीर आगे की तरफ जाता है। ठीक है, आगे की तरफ जब उसका शरीर भागता है तो वो उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये जो था ये तीसरा नियम है। अब इसी का एक और एग्जांपल देख लो। जब चालक यानी जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है या हम चलते हैं तो हमारा जूता जो होता है, हमारा जो पैर होता है वो ज़मीन पे, ठीक है, घर्षण करता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ, यानी हम चल रहे हैं ज़मीन पे, दबाव दे रहे हैं, तो ये तो क्रिया है, लेकिन ज़मीन हमको आगे की तरफ चलने में मदद कर रही है, तो ये उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसको पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछते, कई बार पूछ लेते हैं, किसी खेल से रिलेटेड करके जोड़ के पूछ लेते हैं कि कैसे उसका इसमें इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, संतुलन का सिद्धांत जो है इस पर चर्चा कीजिए। तो संतुलन जो है 2 प्रकार का होता है, एक है गतिशील संतुलन, एक है स्थिर संतुलन। गतिशील यानी डायनेमिक, जब हम कोई कहीं चल रहे हों उस समय में संतुलन बनाया जाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है यानी साइकिल उसकी चल रही है। इस जगह से मान लो साइकिल चलनी शुरू हुई तो आगे की तरफ जा रही है यानी वो गतिशील है, ठीक है, वो रुका हुआ नहीं है, गतिशील है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए स्थिरता जो बनाया जाता है उसको गतिशील संतुलन कहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति गिर नहीं रहे, इसने बैलेंस बना रखा है, ठीक है, ये चलता जा रहा है साइकिल से, गिर नहीं रहा है, तो चलते चलते में इसने क्या करा रखा है, बैलेंस बना रखा है। इसी को कहा जाता है गतिशील संतुलन। एग्जाम्पल साइकिल चलाना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्थिर संतुलन क्या होता है, आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, ये महिला है। इस महिला ने क्या कर रखा है, अपने शीर्षासन बोलते हैं इसको, ठीक है, अपने हाथ को यहाँ पे रखा हुआ है, सिर को जमीन से टिका रखा है और पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा खड़ा कर रखा है, ठीक है, अपने पैरों को इस तरीके से, यानी ये स्थिर है एक जगह पे। लेकिन स्थिर रह के भी इसने बैलेंस बना रखा है, ना तो ये इधर को गिर रही है ना ही ये इधर को गिर रही है, बिल्कुल स्थिर है, इसका शरीर फिक्स है। तो इस प्रकार के संतुलन को हम क्या बोलते हैं, स्थिर संतुलन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे योगा करते हैं हम, योगा में जो शीर्षासन होता है ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आ गया कि संतुलन तथा खेलकूद में इसका प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए, चौड़ा और व्यापक आधार, यानी कि आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होता है। कुश्ती के मैदान में आपने देखा होगा जो पहलवान होते हैं वो अपने दोनों पैरों को चौड़े में, ठीक है, चौड़ाई में रखते हैं। जितने वो पैरों को चौड़ा रखते हैं, जितना खोल कर रखते हैं, उतना ही क्या होता है, उनका एक संतुलन बन जाता है। सेकंड है गुरुत्वाकर्षण बिंदु जमीन के करीब रखना, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो जितना जमीन के पास होगा ना उतना ही व्यक्ति की स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है। आपने देखा होगा पहलवान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है, अब हम यही जान रहे थे ना, यही चीज़ें तो हमें जाननी थी कि इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे हम खेलों में करते हैं। तो ये देखिए, तीसरा है बॉडी मास, यानी जिसका शरीर का वजन उच्च शरीर द्रव्यमान, यानी अगर शरीर का वजन ज़्यादा होगा, यानी जो मोटा एथलीट होगा वो हल्के शरीर यानी जो पतले व्यक्ति के तुलना में अधिक स्थिर होगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसका शरीर ज़्यादा मोटा है तो वो ज़्यादा स्थिर रह पाएगा, उसका वजन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। फिर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आधार के मध्य में, यानी जब गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है वो आधार के बीच में होता है तो स्थिरता भी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। जिम्नास्टिक वगैरह में आपने देखा होगा ऐसा देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है घर्षण। घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इस चैप्टर में से घर्षण पूछा जाता है और ये जो न्यूटन के नियम थे ये पूछे जाते हैं, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो घर्षण एक प्रकार का बल है, फोर्स है, जो तब पैदा होता है जब दो वस्तुओं की सतह आपस में कांटेक्ट में आती है, ठीक है, और उनके बीच में सापेक्ष गति हो रही होती है या फिर होने का प्रयास हो रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ये हमेशा जो क्रिया होती है उसके विपरीत दिशा में काम करता है, जिस दिशा में क्रिया होगी उसके विपरीत या अपोजिट काम करती है। अब खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षण जो होते हैं उसकी व्याख्या करनी है, पेपर में आता है। तो दो सतह के बीच में जब संपर्क होता है उससे जो गति या प्रतिरोध उत्पन्न होता है इसको हम घर्षण कहते हैं, ठीक है। इसको फ्रिक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर घर्षण जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ ना हुई हो तो इसे स्थिर घर्षण कहते हैं, यानी धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दौड़ता है तो वो पहले धीरे धीरे शुरू करता है, पहले कदम से थोड़ी वो स्पीड पकड़ लेता है, 2 4 10 कदम दौड़ेगा लेकिन बाद में जाके वो अपनी स्पीड पकड़ लेता है। जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन पटरी पे चलती है तो शुरू में जब चलती है बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आ जाता है वो बहुत फास्ट चलती है, यानी अपनी फुल स्पीड पे पहुंच जाती है। तो इसको स्थिर घर्षण कहा जाता है। गतिशील घर्षण क्या है, गतिशील घर्षण में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पे वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है, ठीक है, तो उसको गतिशील कहा जाता है। यानी जैसे मान लो कोई गेंद है वो लुढ़क कर रुक जाने तक, यानी कोई गेंद है वो यहाँ से चलते चलते आई, लुढ़कने से लेकर रुकने तक का जो उसका बल लगा है, ठीक है, उस घर्षण बल को गतिशील घर्षण बल कहा जाता है। अब गतिशील घर्षण बल जो होते हैं ना इसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है स्लाइडिंग घर्षण, जब कोई वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पे सरकने लगती है तो उसको स्लाइडिंग कहते हैं ना, स्लाइड कर दी, जैसे डिब्बे को गाड़ी पे चढ़ाना होता है तो उसको स्लाइड करके घिसवा कर उस पर ले जाया जाता है, तो ये स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। एक होता है रोलिंग घर्षण, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पे लुढ़कती है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हिट करने पर मैदान पे लुढ़कती बॉल को रोलिंग घर्षण कहते हैं। जैसे मान लो कोई बॉल है उस पर किसी ने हिट करा बैट से, ठीक है, तो जब तक वो लुढ़कना शुरू करती है और जहाँ पे वो रुकती है तब तक वो जिस स्थिति में होती है उसके रोलिंग घर्षण कहा जाता है। फिर घर्षण के कुछ फ़ायदे तो होते हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अब आप कहोगे कि भाई फ़ायदे तो हमें पता है लेकिन नुकसान क्या होंगे, तो पेपर में दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है इसके लाभ और एक तरफ लिखा है मैंने इसके हानि, तो इसको लाभ और हानि को दोनों को साथ साथ देखते हैं। यानी देखो, चलने में सहायक,
बिना घर्षण के चलना संभव नहीं है। जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारा जो शूज़ है, जूता है या हमारी चप्पल है, वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आती है, ठीक है, यानी ज़मीन की सतह से हमारे पैर की सतह मिलती है, ठीक है, उस पर बल लगता है, तो इसे घर्षण कहा जाता है। और ये आसानी से हम चल पाते हैं। हम आसानी से चल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जूते और सड़क के बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो पा रहा है। गाड़ियों का रुकना और चलना, गाड़ी का जो टायर होता है वो सड़क पे चलता है, यानी सड़क पर गाड़ी का टायर क्या है, एक सतह से दूसरी सतह मिल रही है, तो घर्षण हो रहा है, तो उसी के कारण गाड़ी चल पा रही है। और ब्रेक लगाते हैं तो उसी के कारण रुक पाती है। मान लो अगर घर्षण ना होता ना तो वो रुकेगी भी नहीं, ब्रेक मारने के बाद भी फिसलती हुई जाएगी गाड़ी। तो ये तो इसके क्या है, लाभ है। दूसरी तरफ इसकी हानि है, यानी ऊर्जा की हानि होती है। घर्षण के कारण क्या होता है, गति करते समय ऊर्जा का कुछ हिस्सा जो है गर्मी में बदल जाता है, जिसकी वजह से हानि होती है। घिसावट, मशीन या उपकरण जो होते हैं उसमें घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, उसमें घिसावट होती है, उसकी लाइफ कम होती है। जैसे मशीन देखोगे आप, जैसे वो चल रही होती है, घिस रही होती है, उसके बीच में इसीलिए तो ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो चलती रहे, लेकिन धीरे 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 कुछ साल में उसकी लाइफ जो है कम होने लग जाती है। और इसके क्या लाभ हैं? पकड़ और स्थिरता। देखो, घर्षण के कारण ही हम वस्तु को पकड़ पा रहे हैं। अगर आप लिखते हो, लिखते वक्त आप अपनी कलम को, पेन को पकड़ रहे हो, तो आप घर्षण के कारण ही पकड़ पा रहे हो। मशीनों में सहायक, यानी घर्षण से कई मशीनें जैसे बेल्ट ड्राइव हो गई या ब्रेक जो होती है वो घर्षण के कारण ही काम करती है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन, यानी कुछ उपकरणों में जैसे माचिस जलाना है, माचिस जब जलाते हैं तो घर्षण होता है, घर्षण के कारण ऊर्जा, ठीक है, उत्पन्न होती है, हमें मिलती है। फिर हानि देखें तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी घर्षण के कारण किसी वस्तु को खींचने धकेलने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती है। कई बार शोर उत्पन्न होता है, घर्षण की वजह से क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह की आवाज़, या फिर जैसे आपने पत्थर काटते हुए देखा होगा, जो ग्राइंडर से पत्थर काटा जाता है तो वो गोल गोल घूमता है, उस पर घिसता है और कितनी इरिटेटिंग आवाज़ करता है, तो इससे आवाज़ भी उत्पन्न होती है। गति में बाधा, यानी घर्षण वस्तु की गति को धीमा कर देती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता भी जो होती है वो धीरे धीरे घटने लग जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। जितना मैंने आपको बताया ना यहीं से आएगा। वैसे आप सपोर्टिंग वगैरह से पढ़ते हो, किताब से पढ़ते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, आप वहाँ से सारा पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ें पूछी जाएंगी। एक लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, प्रक्षेप और खेलकूद। प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल, ठीक है। स्पोर्ट्स में प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल को ही समझ लो, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे मान लो कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसे किसी वेग से यानी किसी बल से, ठीक है, किसी एंगल पर फेंका जा रहा है, यानी किसी कोण के आधार पे फेंका जा रहा है। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपने क्या करा, एक बॉल है यहाँ से फेंकी है, तो आपने बॉल फेंकी एक जगह से, जहाँ से आपने फेंका है वो बॉल चलते 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 कहीं पे जाके गिरेगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंडिंग पॉइंट है। अब बात ये करते हैं कि भाई आपने जो फेंका तो उसको फेंकने की एक स्पीड रही होगी, जो भी स्पीड से आपने फेंका हो उसका एक एंगल बन रहा होगा। आपने 25 डिग्री से फेंका, 30 डिग्री से फेंका, 45 डिग्री से फेंका, 50 डिग्री से फेंका, कोई ना कोई डिग्री बन रही होगी। तो वो उसमें एंगल भी होता है, उसमें बल भी होता है, और जहाँ पे ये जा रही होती है हवा में, वो गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पर लग रहा होता है, ठीक है। इसके कारण वो क्या है, उसमें गति हो पाती है, उसके गति में प्रभाव उसके इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो प्रभाव होता है उसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी कहाँ से बॉल कहाँ तक जा रही है वो हम देख पा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है प्रक्षेप। पे हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है, मैं आपको और आसान करके बताता हूँ। देखिए, प्रक्षेप क्या होता है, ये व्यक्ति है, इसने एक बॉल को फेंका है और ये बॉल आकर यहाँ पे गिर गई है। मान लो ये ज़मीन है, यहाँ पे रुक गई है, ठीक है, कि ये छत है, मान लो किसी की, इसने फेंका, किसी की छत पे जाके बॉल रुक गई। तो जहाँ से फेंका है वो स्पीड, वो कोण, ठीक है, वो वेग, फोर्स, बल, सारी चीज़ें देखी जाती है, इसी को प्रक्षेप कहा जाता है। लेकिन वो जिस जगह से जाकर जिस जगह पे गिरती है इसको पथ कहा जाता है, यानी ये रास्ता हो गया ना उसका। तो किसी प्रक्षेप वस्तु द्वारा अपनाया गया जो मार्ग, यानी जिस जगह से वो गई है वो उसका प्रक्षेप कहलाता है, प्रक्षेप पथ कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऐसे ही क्या होता है, भाले में भी होता है। भाला जब फेंका जाता है, जेवलिन जब थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो किसी स्पीड से जाती है और जाके गिर जाती है। अब यहाँ पे आपको देखना है, एंगल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। अब ये है कि भाई ये जो प्रक्षेप होता है या प्रक्षेप पथ जो होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। इसके दो कारक, तो सबसे पहले आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटल हो जाता है, यानी कि आपने किस तरीके से बॉल फेंका है। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आपने बॉल फेंका, आपने उसको वर्टिकल फेंक दिया, यानी ऊपर फेंक दिया सीधा, तो वो आप ऊपर फेंकोगे तो तुरंत ही वापस वहीं के वहीं नीचे आके गिर जाएगी, यानी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उसको
वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल फेंका, यानी आप यहाँ से खड़े हो, आप उसको इस तरीके से फेंक रहे हो, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है। ये तो यानी हम उसको हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं किसी चीज़ को या वर्टिकल फेंक रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपने क्रिकेट में देखा होगा कई बार क्या होता है, बहुत ऊंचा शॉट मार देते हैं प्लेयर, ऊंचा शॉट मारते हैं तो उसके आसपास ही आके बॉल गिर जाती है या कोई कैच कर लेता है, लेकिन जब वो ऊंचे शॉट की जगह लंबा शॉट होता है तो वो दूर जाके गिरती है। तो यही होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। अगर ऊंचा जा रहा है तो ये आपका वर्टिकल हो जाएगा, और इस तरीके से जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या, तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेगी, इसमें ये प्रभावित करेगी कि हमने किसी चीज़ को, जेवलिन को या बॉल को या जो भी चीज़ है उसको फेंका है, वो वर्टिकल फेंका है या हॉरिजॉन्टल फेंका है, ये चीज़ें उसको निर्धारित करती है। फिर उसका कोण क्या है, एक्सिस, ठीक है। कोण आगे मैं आपको समझाऊंगा, कोण कम है तो कहाँ गिरेगी, ज़्यादा है तो कहाँ गिरेगी, कितने डिग्री पे फेंकने पे ज़्यादा दूर जाके गिरेगी, ये सारी बातें आगे बताएंगे। फिर किस स्पीड से फेंका है, मान लो किसी ने बहुत धीरे से फेंका है तो भाई ज़्यादा दूर नहीं जाएगी वो, किसी ने बहुत जान लगाकर, ताकत लगाकर फेंका है तो वो बहुत दूर जाएगी। उसकी ऊंचाई, उसकी लैंडिंग सतह भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। पथ की ऊंचाई यानी जो उसका पथ है उसकी ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण बल भी, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। फिर वायु का प्रतिरोध, मान लो आपने किसी चीज़ को इस दिशा में फेंका है, लेकिन वायु जो है वो उसके अपोजिट में जा रही है। अगर वायु इसी दिशा में जा रही है तो दूर पहुंचा देगी, लेकिन अगर वायु अपोजिट है तो वो चीज़ क्या है, ज़्यादा दूर नहीं जाके गिरेगी। उसकी इस घूर्णन यानी किस प्रकार से वो घूमते हुए जा रही है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है। अब देखो यहाँ पे एंगल समझो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं ना वो इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे मान लीजिए बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, ये पिच है, यहाँ से आपको कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, बॉल करा रहा है, आप यहाँ पे खड़े होकर शॉट मार रहे हो, ठीक है। अगर आपने कोई शॉट मारा जो कि 25 डिग्री के एंगल से जा रहा है तो वो इतना डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, यानी इतना। लेकिन अगर आप उसे 35 डिग्री के एंगल से फेंक रहे हो तो यहाँ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो दूर जाता है तो वो 45 डिग्री से जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो जेवलिन थ्रो करते हैं ना, जो भाला फेंकते हैं, उनको पता होता है, उनको प्रैक्टिस होती है, वो 45 डिग्री का यूज़ ज़्यादा करते हैं ताकि उनकी जेवलिन जो है बहुत दूर जाकर गिरे। अगर मान लो किसी ने, अनाड़ी ने, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मान लो कोई, क्रिकेट में भी कई बार हो जाता है, खिलाड़ी खड़ा है, उसने शॉट मार दिया, वो इस एंगल में ना मारकर उसने सीधा मार दिया, इस तरीके से मार दिया, ऊंचा शॉट, वर्टिकल, ठीक है। अब क्या है, वो बॉल उसके आसपास ही आगे गिर जाएगी, ज़्यादा दूर, मतलब ऊंचाई में तो वो बहुत ऊंची है, हो सकता है बहुत ऊंची हो, लेकिन वो गिरेगी तो उसके आसपास ही ना, तो ये चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होता है वो कवर होता है। तो यही बातें आपको यहाँ पे समझनी थी, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक आपको बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें।